देखिए, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में तो लोक प्रशांति के लिए क्या क्या उपाय हैं कानून में, ये है कि अनुच्छेद 19 ये बताता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और निरायुध यानी कि शांति तरीके से और बिना हथियार के सभा और सम्मेलन करने का अधिकार है। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन में भी है कि शांतिपूर्वक आप आंदोलन करिए, अशांति न करिए। लेकिन अब अशांति हो गई है तो ये अध्याय पूरी तरह कवर होगा और ये अध्याय पूरी तरह क्या करेगा, किसानों के ऊपर काम भी किया है, काम करेगा। लोक प्रशांति के लिए आपका सीआरपीसी में भी प्रावधान है और सीआरपीसी में 2 एंगल से देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति से ये आशंका है कि वह पद शांति भंग कर देगा तो 106 के तहत सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपील न्यायालय या रिवीजन न्यायालय अधिकतम 3 साल के लिए प्रत्याभूत की मांग कर सकता है। और 107 सीआरपीसी में अन्य दशाओं में प्रत्याभूत की मांग, ये याद रखना है। फिर सीआरपीसी में आपका प्रावधान है वो भी याद रखना है, 129, 130, 131 और 132। अगर आपका लोक प्रशांति भंग होती है तो 129 में सिविल बल का प्रयोग, 130 में सशस्त्र बल का प्रयोग। ये 2 धाराएं तो हर हाल में आपको याद रखना है। कौन कौन? सीआरपीसी में भी कौन सी धारा? 129 और 130, कम से कम 2 धारा याद रखिए। और आईपीसी में धारा आपका कह सकते हैं कि 141 से लेकर और 160 तक जो लोक प्रशांति को डिस्टर्ब करने वाले अपराध हैं वे अपराध दिए गए हैं और उनके लिए सजा का प्रावधान है। तो पहला क्वेश्चन आपका धारा 141 से बनता है, अनलॉफुल असेंबली या विद तो लिख सकते हैं अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ, ज़्यादा लोग जानते भी हैं, तो आपका जवाब रहेगा 141। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो दूसरा आपका जवाब रहेगा कम से कम कितना, 5। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है कि 5 या 5 से अधिक लोग कितने उद्देश्यों के लिए एकत्र हुए हों तो उन्हें अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। तो 5 उद्देश्य, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 5 व्यक्ति जुटे हों और कितने उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के लिए 5, और किस धारा के तहत 141, तो उन लोगों को क्या माना जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव, उन लोगों के जमाव को माना जाएगा। हो सकता है कि कभी काल इंग्लैंड से आजकल तुलना करके ज़्यादा पूछ रहा है, तो इंग्लैंड में आपका कम से कम 3 व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन भारत में कितना, कम से कम 5। इतना में वैसे क्वेश्चन आ जाएगा भाई, जो प्री का है मॉडल, इतना में क्वेश्चन आ जाएगा, गलत न हो। इसके बाद 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, यानी कि कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, इसका उल्लेख आपका कहाँ किया गया है, 142 में। देखिए बैरक एक बार पढ़ दिया जाए, जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है।
यानी कि या तो साशय सम्मिलित होता है, जान गया है कि ये विद विरुद्ध जमाव है, या पहले से हैं और आपका विद विरुद्ध जमाव वह हो गया तो आपका फिर भी बना रहता है, अलग नहीं हटता, तो वह विद विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। आपका जो स्पष्टीकरण है यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन बनता है और स्पष्टीकरण आपका से क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से आपका स्पष्टीकरण नहीं भाई, इसी में आपका देखिए आपका 141 का स्पष्टीकरण, देखिए छूट गया, थोड़ा बैक हो जाइए। 141 का स्पष्टीकरण थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, वो तेजी के चक्कर में छूट गया है। कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विद विरुद्ध नहीं था, बाद में विद विरुद्ध हो सकता है, यानी कि जब जमाव 5 या 5 से अधिक लोग किए थे तो वह सही जमाव था, लेकिन बाद में उसका उद्देश्य बदल गया, तो क्या माने एकत्रित होते समय क्या आवश्यक है कि जमाव विद विरुद्ध हो? नहीं, बाद में भी विद विरुद्ध हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एकत्रित का होते समय भी जमाव विद विरुद्ध हो सकता है, और एकत्रित का होते समय नहीं है तो बाद में भी हो सकता है। एक उदाहरण देखिए, 5 लोग जुटे, आपका माने शांति प्रिय ढंग से जुटे, कोई दिक्कत नहीं है आपका, लेकिन बाद में उनका इरादा क्या हुआ, बदल गया, और इरादा ये हो गया कि 141 में 5 जो कार्य दिए गए हैं उनमें से कोई एक कार्य या एक से अधिक कार्य हम करेंगे, तो बाद में वह जमाव अब कैसा हो गया, अनलॉफुल। ये पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन से थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद 143 विद विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड, तो जो दंड मिलेगा आपका ऐसे जमाव के लोगों को 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसके बाद धारा 144 विद विरुद्ध जमाव में शामिल हुए हैं लेकिन घातक आयुध लेकर, तो थोड़ी बहुत दंड की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो बस आपका घातक आयुध से सज्जित होकर विद विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने पर दंड की मात्रा बढ़ेगी और दंड 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, बैरक पर भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद 145 और 151, ये दोनों धाराएं एक साथ पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका चांस रहता है, इसको भले लिख लीजिए अलग से, 2 धाराएं 145 और 151। पहले 145 देखिए, किसी विद विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। इसका मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा सीआरपीसी से भी जोड़कर लिखना है एक लाइन आपका, और तब आपका 145 पर बैक होना है। कहीं लिख लीजिए, तो सीआरपीसी की धारा 129 के तहत, सीआरपीसी से कोरिलेट करके पढ़िएगा, सीआरपीसी की धारा 129 के तहत, यानी कि 129 के तहत विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश दिया जाता है। एक लाइन बस लिखिएगा, तितर बितर करने का समादेश दिया जाता है, उसका उल्लंघन करना धारा आईपीसी की धारा 145 में दंडनीय है। यानी कि सीआरपीसी की धारा 129 से कोरिलेट करके पढ़िएगा हर हाल में, और उसका उल्लंघन कहाँ दंडनीय है, 145 आईपीसी। देखिए बैरक भाई आपका, देखिए, जो कोई किसी विद विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विद विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विद द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा। सम्मिलित होगा मतलब बाद में सम्मिलित हो रहा है,
बना रहेगा, मतलब कि पहले से विध विरुद्ध जमाव का सदस्य है और 129 में तितर बितर होने का क्या दिया गया आदेश, और तितर बितर नहीं हुआ, तब ऐसी दशा में वह सजा का हकदार होगा और सजा पूछ सकता है। अंडरलाइन कर लीजिए बैरक पर भी, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसके बाद तुरंत आपका 151 भी पढ़ लेना चाहिए, यानी कि 151। देखिए, 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। इसका मतलब ये हुआ, देखिए हल्का सा अंतर है, इसीलिए ये दोनों धाराएं एक साथ पूछी जाती हैं। अगर विधि विरुद्ध जमाव है और उसको तितर बितर होने का आदेश दिया गया, तितर बितर नहीं हुआ व्यक्ति, तो किस धारा में सजा का हकदार होगा 145। कौन सी धारा 145। 151 में सतर्क ये रहना है आपको, अभी लिखवा दे रहे हैं एक लाइन, कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव है और उस जमाव से शांति भंग होने की आशंका है और उसे तितर बितर होने का 129 सीआरपीसी के तहत समादेश दिया गया है और व्यक्ति तितर बितर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी दशा में 151 के तहत ऐसे लोग दंड के क्या होंगे, भागी। इसलिए ज़्यादा पूछी जाती है कि बस एक लाइन अंतर है। अगर जमाव विधि विरुद्ध था तो ऐसी दशा में 145, और जमाव विधि विरुद्ध नहीं था लेकिन शांति भंग की क्या थी आशंका, तो कौन सी धारा 151। यही आपको लिखिए भाई उसको एक लाइन। यदि जमाव विधि विरुद्ध है तो 145 शॉर्टकट में लिखिए, बैरक में तो सब लिखा ही गया है, जो पूछा जाता है वहीं इस समय लिखवाया जाए। यदि जमाव विधि विरुद्ध है तो 145 लागू होगी, और यदि जमाव, इसी में लाइन में एक लाइन लिखिए, और यदि जमाव विधि विरुद्ध नहीं है लेकिन शांति भंग होने की आशंका है, यदि जमाव विधि विरुद्ध नहीं है लेकिन शांति भंग होने की आशंका है, तो 151 कौन सी धारा अप्लाई होगी 151। ये 151 में जो दंड है कम है भाई, और 145 में ज़्यादा। दंड जरूर लिख लीजिएगा। आपका 151 में दंड है आपका 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों, और 145 में कितना सजा बताया गया 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। देखिए एक लाइन और आपको अच्छे से जानना है, लिखिए, हल्का सा तेजी लाइए। हल्का सा ये जानना है कि इन दोनों जमाओं को तितर बितर होने का समादेश दिया जाता है सीआरपीसी की धारा 129। शब्द पढ़िएगा 129 में दोनों लिखा है, विधि विरुद्ध जमाव भी और ऐसे जमाव जिससे कि शांति भंग होने की क्या है, तो दोनों का आदेश किसमें सीआरपीसी में दिया जाता है 129। आगे लिखिए भाई, आपका 146 ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और आपका क्वेश्चन ये बनता है राइट या बलवा। बलवा की परिभाषा कहाँ दी गई है, पहला तो ये क्वेश्चन गलत न हो तो सेक्शन याद करके जाना है, किस में आपका 146। अब यही आप लोगों से गलती हो सकती है। बलवा के लिए क्या आवश्यक है, तो कम से कम 5 व्यक्ति हों, 5 व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव किए हों और जमाव के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का क्या किए हों प्रयोग। तो बस एक लाइन, यानी कि समझना ये है कि जो धारा 141 वाले लोग हैं, जो धारा 144 वाले लोग हैं, अगर
विध विरुद्ध जमाव के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में किसका प्रयोग करते हैं? बल या हिंसा का। तो हम क्या कहेंगे? बलवा। यहाँ देखिए टेक्निकल क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा वो सतर्क रहना है। सतर्क ये रहना कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति विध विरुद्ध जमाव। अब जैसे ही लोग देखते हैं कि विध विरुद्ध जमाव किए हैं, आगे पढ़ते नहीं है, तुरंत 141 मारते हैं। नहीं, आप पूरा वाक्य कम से कम पढ़िए। 2-3 लोग टेस्ट में भी गलत कर दिए थे और बाद में उनको अफसोस हुआ कि हम तो पूरा वाक्य पढ़े ही नहीं। तो जब विध विरुद्ध जमाव के सदस्य क्या करते हैं? बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं जमाव के उद्देश्य के लिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? बलवा। तो बताइए बलवा कहाँ परिभाषित है? आपका 146 बलवा में कम से कम कितने लोग? तो बलवा के लिए विध विरुद्ध जमाव का होना आवश्यक है कि नहीं है? तो विध विरुद्ध जमाव के लोग क्या किए हों? बल या हिंसा। बस एक लाइन। तो विध विरुद्ध जमाव कब बलवा में कन्वर्ट हो जाएगा? जब उस उद्देश्य मतलब अभी 141 में बताया गया कितने उद्देश्य के लिए लोग जुटे हों? 5। तो 5 उद्देश्य में से किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या किया गया हो? बल या हिंसा। यानी कि बल या हिंसा विध विरुद्ध जमाव और बलवे को अलग करता है। यहाँ से भाई क्वेश्चन गलत ना हो, गलत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। बता दिया गया कहिए तो फिर एक बार बताया जाए, लेकिन भाई किसी भी हाल में गलती यहाँ से क्षम्य नहीं है। तो फिर एक बार हम बता देते हैं, बलवे के लिए कम से कम 5 लोग, बलवे के लिए विध विरुद्ध जमाव का होना आवश्यक है और विध विरुद्ध जमाव के सदस्य आपका कह सकते हैं 5 जो उद्देश्य दिए गए 141 में, उसमें से किसी एक या एक को आगे बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बल या हिंसा। तो अब बल या हिंसा तो मेंस में जानिएगा, अभी उतना जानने की आवश्यकता नहीं है। आइए बलवा के लिए दंड कितना है? तो बलवे के लिए दंड 147 में दिया गया है। 147 में जो बलवे के लिए दंड है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, बैरक पर भी अंडरलाइन करते रहिए, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 148 बलवे का गंभीर रूप है। पूछ सकता है कि बलवे का गंभीर रूप कौन है? तो कौन सी धारा है? 148। तो घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना, यानी कि हथियार जैसे किसान आंदोलन, आपका लाल किले पर ही किसानों ने कब्जा कर लिया, तो अब सरकार भी कब्जा कर रही है किसान आंदोलन पर और देख रहे हैं हंगामा मचा है, पूरा कटीले तार और बाड़ लगा दी गई है। अब किसानों की पुलिस क्या करेगी? बस 2-4 दिन में देखिएगा बाबा रामदेव जैसे हाल होगा और लठियाए जाएंगे किसान, क्योंकि सरकार भी चाहती थी कि कोई गलती करे तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्ली करेंगे कि ये तो किसानों की गलती थी, लाल किले पर इन्होंने क्या किया, खालिस्तानी झंडा फहराया, तो अब हमें भी अधिकार है। सरकार बस इंतजार करते हैं कि गलती हो तो हम क्या करें, इनको दबोच लें। ये याद रखिए हमेशा। और किसानों ने गलती कर दी है तो अब धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है। जैसे आपका माने अजगर होता है, वो अचानक नहीं दबोचता, धीरे धीरे क्या करता है? दबोचता है। तो उसी प्रकार अब सरकार दबोच रही है। अगला देखिए, आपका पूछा सकता है कि बलवे का गंभीर रूप किस धारा में दिया गया है? तो 148, यानी कि घातक आयुध से सज्जित होकर, इसको कोरिलेट करके पढ़िएगा। 140 आपका 4 से जोड़ लीजिए भाई, 144 से कोरिलेट करके पढ़ना है। फिर एक बार बैक होकर हम बता रहे हैं आपको दोनों धाराएं। घातक आयुध से सज्जित होकर विध विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना 144 और घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना 148। एक साथ उसको बैरक पर लिख लेना चाहिए, ताकि अगर विध विरुद्ध जमाव आ जाए तो 144 और अगर क्या आ जाए आपका बलवा, तो कौन सी धारा?
148। देखिए 2 मॉडल मैं फिर बना रहा हूँ। विद विरुद्ध जमाव का गंभीर रूप किस धारा में दिया गया है? 144। और बलवे का गंभीर रूप किस धारा में दिया गया है? 148। 149 से भी क्वेश्चन बनता है। 149 को 34 से जोड़कर बनाया जा रहा है क्वेश्चन। तो 34 मैं बता चुका हूँ और फिर एक बार 1-2 मिनट दोहराऊंगा, लेकिन पहले आपका 149 बताया जाए, तब 34, और तब जो यूपी जे और एपीओ में केस पूछा था आपका अंतर बताया गया। नानक चंद्र का केस रट कर जाना है। कौन सा केस? नानक चंद्र। देखिए भाई आपका 149 ज्वाइंट लाइबिलिटी की धारा है, ये भी याद रखिए। कौन सी? 34 भी ज्वाइंट लाइबिलिटी, 149 भी। अभी देखिए ज्वाइंट लाइबिलिटी बताना है भाई, उसको देखते हैं, एक दिन बताना पड़ेगा 5-10 मिनट अलग से। देखिए क्या कहा गया है। विद विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। तो फिर एक बार देखिए, यदि विद विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। ये आपका बेरट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 या 149 के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 हो, यानी कि अनलॉफुल असेंबली हुई। अनलॉफुल असेंबली का सामान्य उद्देश्य हो, तो बताइए सामान्य उद्देश्य कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 141 में। और सामान्य उद्देश्य को कितने उद्देश्यों तक सीमित रखा गया? कितने बताया गया? 5। यानी कि अनलॉफुल असेंबली हो और सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उस जमाव के किसी कम से कम किसी एक सदस्य ने कोई अपराध किया हो और जो अन्य सदस्य हैं वे संभाव्य जानते थे कि इस जमाव के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई अपराध किया जाएगा, तो भले वह जमाव में शांति से बैठे थे या भले वह जमाव में मूक दर्शक थे, कुछ किए नहीं, फिर भी सभी लोग उस अपराध के लिए क्या होंगे? दोषी। 34 और 149 में एक सबसे अंतर है, वही आपका जानना है। 34 में कुछ न कुछ सक्रियता होनी आवश्यक है और 149 में केवल विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना पर्याप्त है, लेकिन संभाव्य ये लोग जानते थे कि ये काम हो सकता है। तो जानते हैं तो जमाव से क्या हो जाइए? अलग हो जाइए, नहीं तो अपराध हो गया तो आप भी सबके साथ, भले आपने अपराध नहीं किया लेकिन आप सभी के साथ बराबर के क्या होंगे? दोषी। यानी कि आंदोलनकारी तो डूबेंगे, 2-4 निर्दोष लोगों को भी लेकर क्या करेंगे? डूब जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। और इसमें अंतर बताया गया आपका, अंतर बता दें भाई, कभी काल आपका दोनों को कोरिलेट करके ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपका अंतर हम बता दें, लेकिन केस एक याद रखिएगा, नानक चंद्र, उसको लिख लीजिए, लिखवा भी गया था आपका 34 में, लेकिन फिर एक बार बताया जाए। नानक चंद्र का केस याद रखिए, गलत ना हो, अभी यूपी में पूछा गया था नानक चंद्र, बस याद रखिए कि किसमें अंतर बताया गया? 34 और 149। अब 34 और 149 में वर्तमान में कंपटीशन में तुलना करके पूछ रहा, 3-4 लिखिए तुलना मेन में। आपका 34 और 149 में लिख लीजिए भाई, अलग से लिख लीजिए। तो धारा 34 आपका कॉमन इंटेंशन को बताती है। 3-4 अंतर लिखिए मेन। धारा 34 किसको बताती है? सामान्य आशय को
और 149 सामान्य उद्देश्य को। 134 में क्या है, नहीं 34 में क्या है, सामान्य आशय, और 149 में क्या है, सामान्य उद्देश्य। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है। सामान्य आशय कहाँ परिभाषित है, तो परिभाषित नहीं है। लिखिए उसको, लिख लीजिए शॉर्टकट में भाई, 4-5 लाइन बनाइए। कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय परिभाषित नहीं है, जबकि सामान्य उद्देश्य 141 में परिभाषित है। सामान्य आपका उद्देश्य परिभाषित है कहाँ, 141 में। इसके बाद व्यक्तियों की संख्या पर पूछा जाता है। 34 में कम से कम कितने व्यक्ति, 2, और 149 में 5। लिखिए धारा 34 में कम से कम 2 व्यक्ति और 149 में 5। शॉर्टकट में लिखिए भाई, 34 में कम से कम 2 और 149 में कम से कम 5। इसके बाद सक्रियता निष्क्रियता ज़्यादा आता है। लिखिए 34 में सक्रियता आवश्यक है और 149 में सक्रियता आवश्यक नहीं है। केवल संभाव्य भी शब्द देखिएगा, 34 में सक्रियता और 149 में सक्रियता की आवश्यकता नहीं। शॉर्टकट में लिखिए, संभाव्य भी देख सकते हैं। अब आपका पूछा जाता है कि संयुक्त दायित्व की आपका कह सकते हैं कि ये 34 जो है वह किसी अपराध का सृजन नहीं करती, 149 अपराध हैं। ये भी लिखिए, 34 में कोई अपराध नहीं, माने केवल 34 के तहत सजा नहीं। धारा 34 अपराध का सृजन नहीं करती, ये साक्ष्य का नियम है। ये भी लिख लीजिएगा भाई, पूछ सकता है किसका नियम है, आजकल यही पूछा जा रहा है। 34 किसी अपराध का सृजन नहीं करती, साक्ष्य का नियम है, जबकि 149 अपराध का सृजन करती हैं। 34 में भाई कोई दंड नहीं है, मैं बता दूं, बताया भी गया था आपको पूरा। और 149 में अपराध है, ये नहीं कि आपका, और वहाँ सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य परिभाषित है नहीं, इतना पर्याप्त है भाई। देखिए आगे भाई, 149 के बाद आ जाए 150। विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों पर भाड़े पर लेना, ये भी छोड़ सकते हैं। 151 हम बता ही दिए हैं। 152 आपका माने लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा है तो उस पर एसाल्ट करना या बाधा डालना, ये भी कम पूछा जाता है। 153 भी कम, 152 आ सकता है, मैंने हल्का सा चांस है, क्योंकि 152 पॉपुलर धारा है और ये हमेशा पुलिस लगा देती है जब बलवा उलवा दबाने जाती हैं और लोग ईंट पत्थर फेंकते हैं। लेकिन आपका 153 ए, इधर से आपका क्वेश्चन बन रहा है, बस एक लाइन, धर्म 153 ए हेडिंग भाई अंडरलाइन कर लीजिए आपका बैरक पर। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य, यानी कि इसको बॉम्बे से जोड़ लीजिएगा, राज ठाकरे से। हमेशा उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ आग उगलता है तो हमेशा ये धारा उस पर लगाई जाती है। यानी कि आप धर्म, निवास और जाति के धर्म, मूल वंश के आधार पर आपका कह सकते हैं कि भड़काइए लोगों को न। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जाति धर्म के आधार पर वोट भी न मांगिए। भाई जाति धर्म के आधार पर क्या न मांगिए, वोट। तो वोट पाने वाला दूसरा नियम अपना रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा दिए, जाति धर्म आया ही नहीं। आपका देख ही रहे बंगाल में, एक तरफ जय श्री राम का नारा
तो दूसरी तरफ चिढ़ जा रही है ममता बनर्जी और इसका उन्हें भारी नुकसान होगा, इसमें शक नहीं है। इससे जनता में एक जा रहा है, ये माने बुरा इसका प्रभाव जा रहा है। तो और भाजपा तो यही चाह ही रही है कि ये जितना चिढ़ेंगे हमारा वोट क्या होगा। तो धर्म जात के आधार पर वोट नहीं। अब यूपी में विधानसभा चुनाव और लोकसभा में आपने देखा कि मायावती जी थी, आपका योगी जी थे, पूरा हमारे अली तो हमारे बजरंग बली खूब कहे लोग। तो निर्वाचन आयोग ने सबका मुंह बंद कर दिया, कहा कि 48 घंटा तक ना बोलना, बहुत बोली है और FIR हुई। और वही के बाद में टाटा फीस हो जाता है FIR, लेकिन अगर मुकदमा चले तो दंड तो लोग पाएंगे ही। लेकिन अब क्या किया जाए। आगे देखिए भाई 153 AA, इसको जोड़ लीजिएगा CRPC की धारा 144A से। लिखिए भाई 153 AA डबल ए या डबल क, इसको लिखिए तो CRPC की धारा 144A का उल्लंघन करने पर दंड 153 AA में है। उसको लिख लीजिए कहीं, CRPC की धारा 144A यानी कि कैपिटल, अलग से लिखिए भाई कॉपी पर, इसमें 2-3 लाइन लिखवाना पड़ेगा, 2-3 लाइन लिखवाना पड़ेगा जो आ सकता है। लिखिए CRPC की धारा 144A, हिंदी में लिखेंगे तो क 144A का उल्लंघन करना IPC की धारा 153 डबल क न लिखना हो तो डबल AA में दंडनीय है। ये पहला नियम आपका, लिखे तेजी से भाई। दूसरा आपका जो पूछा जा सकता है कि 144A में क्या है, तो 144A CRPC 2-3 लाइन लिख लीजिए ताकि वहां से भी गलती ना हो, और फिर 153 AA 1-2 लाइन, बस 4-5 लाइन में क्वेश्चन बनाइए। 144A में है कि अगर कोई व्यक्ति घातक आयुध के साथ जुलूस निकालता है या सभा करता है, यानी कि प्रशिक्षण या आपका यानी कि ट्रेनिंग देता है या व्यायाम करता है, तो उसको लिख लीजिए घातक आयुध के साथ प्रशिक्षण या व्यायाम को रोका जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन आया कि कौन भाई रोकने का आदेश दे सकता है कि इस इलाके में ये न हो, ये पूछ सकता है। तो सभी नहीं, केवल और केवल DM। लाइन लिखिए, ऐसा आदेश केवल जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है। सब ना मार दीजिएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई नहीं मार दीजिएगा। कौन? केवल DM दे सकता है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि DM जब आदेश देगा तो अधिकतम कितने दिनों के लिए दे सकता है, वो भी गलत ना हो, 3 माह। DM का अधिकतम आदेश कितने दिन के लिए? 3 माह, उसको लिखिए 3 माह के लिए, शॉर्टकट में लिखिए। और राज्य सरकार चाहे तो और 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। एक लाइन लिख लीजिए, राज्य सरकार कितने दिनों के लिए बढ़ा सकती है? 6 माह के लिए। तो हर हाल में अधिकतम अवधि पूछ ले तो कितना मार कराएंगे? 9। हर हाल में माने DM 3 माह और राज्य सरकार 6 माह, और अधिकतम अवधि पूछ ले तो 9 माह। 144 से अंतर है, 144 में आपका 2 माह 6 माह है, माने टोटल 8 माह। यहाँ अलग जा रहा है, कितना है यहाँ? 9 माह। लिख लिया ना। DM आपका माने 3 माह और राज्य सरकार कितना बढ़ा सकती है? 6 माह, अधिकतम अवधि 9 माह। ये नकारात्मक केवल आदेश दिया जाता है, सकारात्मक नहीं। और इस आदेश का उल्लंघन करना कहाँ दंडनीय है? 153 AA। और दंड की मात्रा 6 माह का कारावास
या 2000 रुपया जुर्माना या और है क्या है भाई, एक सेकंड देख लिया जाए। हाँ, 6 माह का कारावास और 2000 रुपये तक जुर्माना। और है भाई 6 माह याद रखिएगा, 2000 रुपया और है। देखिए इसके बाद आपका 153 बी कभी काल पूछ सकता है, एक बार पूछा गया, लिख लीजिए। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रत्याख्यान। तो जो आंदोलनकारी हैं जो चढ़ गए थे लाल किला पर, ये धारा भी लगी है और सेडिशन 124 से भी राजद्रोह की धारा लगी है। तो राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन यानी कि भारत को हम असम से अलग कर देंगे, कश्मीर को अलग कर देंगे, और तो ये सब लग जाती हैं धारा 124 से और 153 क्या बी, एक बार पूछा गया है। अब आइए हेडिंग डालिए भाई आपका प्रातिनिधिक दायित्व, यहाँ से 99% चांस है पूछने का, आप जो बताया जा रहा है लिखिए। प्रातिनिधिक दायित्व या वाइकेरियस लाइबिलिटी, हेडिंग डालिए, धारा भी न बनाइए। वाइकेरियस लाइबिलिटी या प्रातिनिधिक दायित्व या प्रतिनिहित दायित्व, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। इसको थोड़ा डिटेल में हम कर दे रहे हैं ताकि आपका संविधान भी कुछ कवर हो जाए। पहला क्वेश्चन, प्रातिनिधिक दायित्व का मतलब क्या हुआ? तो प्रातिनिधिक दायित्व या वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि करे कोई और भरे कोई और, यानी कि अगर पुलिस ने कोई गलती की है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार को करनी होगी, यानी कि अगर अभिकर्ता ने कोई गलती की है तो मालिक जिम्मेदार होगा और पुत्र ने गलती किया है तो कौन जिम्मेदार होंगे? पिता। अब आप लोग बताइए, पुत्र अपराध करता है तो क्या सामान्यतः पिता दंड का भागी होता है? नहीं, सामान्यतः नहीं। तो अब वाइकेरियस लायबिलिटी तो आ गया ना कि फिर बताया जाए। अब ये है कि वाइकेरियस लायबिलिटी या राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में? पहले तो वो कवर करना है, तो कौन सा अनुच्छेद? 300 लिखिए, उसको लिखते रहे भाई। राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व अनुच्छेद 300 में दिया गया है। पहले 300 को कवर किया जाए और केस कवर किया जाए रुदल शाह, तब बैक हुआ जाए पीसी में। एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है जितना लिखवाया जा रहा है। लिखिए पहले तो राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व किस अनुच्छेद में है? तो क्या मार्क कराएंगे? आर्टिकल 300। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व यानी कि दुष्कृत्यात्मक दायित्व, तो इस यही अनुच्छेद है। लिखिए राज्य का, इसको दूसरी भाषा में बना लीजिए, राज्य का टार्टियस लाइबिलिटी। भाई अपकृत्य न देकर आजकल दुष्कृत्य दे रहा है, इंग्लिश वर्जन देखे रहिएगा टार्ट। राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व किस धारा में? तो किस अनुच्छेद में? तो कौन सा अनुच्छेद मारेंगे? आपका 300, ये पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, सर्वप्रथम मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए कंपसेशन किस केस में दिलवाया गया या कौन सा केस है? केस गलत न हो और संवैधानिक प्रतिकर या संविधान का उल्लंघन होने पर मुआवजा, सर्वप्रथम किस केस में? तो गलत न हो, कौन सा केस? रुदल शाह। लिखिए रुदल शाह के वाद में, भाई लिखते रहिए, ये तो बहुत बार बना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। रुदल शाह के वाद में सर्वप्रथम संवैधानिक प्रतिकर दिलवाया गया। रुदल शाह के वाद में सर्वप्रथम संवैधानिक प्रतिकर दिलवाया गया।
देखिए 3-4 एंगल से क्वेश्चन बना है इस पर, संवैधानिक ही नहीं। संविधान का उल्लंघन होने पर मुआवजा, मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर मुआवजा, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर मुआवजा सरकार से दिलवाया गया सर्वप्रथम किस केस में, तो रुदल सा। उसके बाद तो नीलवती बोहरा तमाम केस आए, लेकिन प्रथम वाद पूछा जाता है ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद आपका प्रातिनिधिक बिहार में जो बना है, देखिए ये जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है कि करे कोई और भरे कोई और, ये केवल सिविल मामलों में लागू होती है, आपराधिक में नहीं। ये बिहार का क्वेश्चन है। लिखिए भाई एक लाइन, प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत केवल सिविल मामलों में लागू होता है, आपराधिक मामलों में नहीं। ये कम से कम दिमाग में बैठा रही है। मॉडल भी मैं एक बना दे रहा हूँ इस पर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है बिहार में। प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत केवल सिविल मामलों में लागू होता है, आपराधिक में नहीं। यानी कि क्रिमिनल या दांडिक या फौजदारी में नहीं लागू होता, केवल किस में लागू होता है, सिविल में। ये पहला नियम। दूसरा आपका मॉडल देख लिया जाए भाई, प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है केवल सिविल में, केवल दांडिक में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये बिहार का ही मॉडल है, तो किस में लागू मारेंगे, सिविल में। हाँ अगला लिखिए, आर बनाम हिगिंस के वाद में, ये केस ज़्यादा पूछा जाता है। आर वर्सेज हिगिंस, हिगिंस, आर वर्सेज हिगिंस, हिगिंस का केस है। आर वर्सेज हिगिंस 1730 का केस है। आर वर्सेज हिगिंस 1730 के वाद में, भाई गलत ना हो, आर बनाम हिगिंस के वाद में प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तथा यह कहा गया कि आपराधिक मामलों में सामान्यतः यह सिद्धांत लागू नहीं होता, तथा यह कहा गया कि आपराधिक मामलों में यह सिद्धांत, इसको रट कर जाइएगा, बहुत बार ये केस यूपी और हर एक राज्य में पूछा है। आर बनाम कौन, हिगिंस, सन भी मैं लिखवा, लागू नहीं होता। लेकिन इसी में लिख लीजिए, लेकिन आईपीसी में इसके 3 अपवाद हैं। आईपीसी में इसके 3 अपवाद हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके अच्छे से लिखिए आईपीसी की धारा 154, 155 और 156 में प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत समाहित है। लिखिए आईपीसी की धारा 154, 155, 156 यानी कि 154, 155 और 156 में प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत समाहित है। यानी कि इसको अच्छे समझिए मॉडल कैसे बना है, वह मॉडल भी हमें सतर्क रहना है। देखिए ध्यान से, प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत कुछ सीमा तक आईपीसी में है, यानी कि करे कोई और भरे कोई और। जैसे कि एक आदमी के घर के सामने 5-6 व्यक्ति जो जुटे हैं और वो जुआ खेल रहे हैं, और व्यक्ति जानता है घर वाला कि जाकर बगल वाले की मड़ई ही फूंक देंगे, या इसका जाकर बगल वाले के प्रति क्या करेंगे, मकान तोड़ देंगे। तो ऐसी दशा में उसका कर्तव्य है कि वह आपका पुलिस को सूचना दे या हटा दे दरवाजे के सामने से कि यहाँ एकत्रित न हुई है। नहीं हटाता
तो दंड का भागी होगा, लेकिन चूंकि कार्य कोई और किया और सजा कौन पा रहा है, और इसलिए सजा की मात्रा कारावास नहीं है, केवल क्या रखी गई है, जुर्माना, वो भी काफ़ी कम कम, यानी कि सजा की मात्रा कारावास नहीं। तो अगला क्वेश्चन, प्रातिनिधिक दायित्व आईपीसी में किस धारा में समाहित हैं? तो पहला मॉडल 154, 155, 156, उपर्युक्त सभी। क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। दूसरा मॉडल देखिए, प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत समाहित है, आपका दो दो ग्रुप वाइज देगा, 154, 155, 156, 157, तीसरा ऑप्शन 156, 158, इनमें से कोई नहीं। तो दो दो धाराओं का ग्रुप दे तो 3 में 2 खोजिएगा, और 3 धाराओं का दे तो आपका तीनों, और उत्तराखंड भरमा दिया है एक बार। प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत समाहित है, देखिए कैसे भरमाया, 154, 160 में, तो भाई एक धारा मिल रही है, एक नहीं मिल रही है। 155, 157, इसमें भी नहीं मिला। 156, 157, और इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी भी ऑप्शन में दोनों या तीनों धाराएं नहीं मिल रही है, तो आप सतर्क होकर क्या मारेंगे, इनमें से। ये उत्तराखंड का मॉडल है। वैसे आपका माने 3 धाराएं जरूर याद करके जाइए, क्योंकि कई आपका जो 2-3 लोग नए रहते हैं, वे ये समझते हैं कि सर तो 3 बताए थे, एक ही धारा इसमें दिख रही है। अरे भाई एक दिखे तो एक मारिए, 2 तो 2, तीनों तो तीनों। जैसे कि कई बार बना है कि प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत समाहित है, 154, 160, 166, इनमें से कोई नहीं। तो एक धारा तो मिल रही है 154, तो कौन मार कर आई है, 154। तो कई लोग बिहार में आपका दूसरा ही मार कर आ गए थे पिछली बार जे में। तो आइए चला जाए, धारा नहीं पढ़नी है, बस इतना ही आप याद रखिए। इसीलिए समय इसमें दिया गया कि एक क्वेश्चन आपका निश्चित चांस रहता है। इसके बाद आपका 100, आपका इधर 159 और 160 दो धाराएं आपको पढ़नी है, बीच वाली धाराएं छोड़ सकते हैं। आपका 159 में दंगा और 160 में दंगे के लिए दंड। तो यहाँ से भी जो भी कारण हो, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक बन जाता है कि दंगा कहाँ परिभाषित है। पहला क्वेश्चन तो 159, दंगा में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो 2, और दंगे के लिए दंड कितना दिया, कहाँ दिया गया है। दंड भी यूपी में पूछा है, सतर्क होकर अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए कि दंगे के लिए कौन आवश्यक तत्व नहीं है, ये पूछ लेता है, या कौन आवश्यक तत्व है, तो दंगा कहाँ हो सकता है। वैकल्पिक शब्दों को देखिए, उसी में निकाला जाए। जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो बताइए कम से कम दंगे के लिए कितने व्यक्ति, 2। लोक स्थान में, तो अब ये पूछा जाता है कि दंगा हो सकता है लोक स्थान, प्राइवेट स्थान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पब्लिक प्लेस पर होगा कि प्राइवेट। प्राइवेट ना मार दीजिएगा, यहीं भरमाता है, खूब भरमाता है क्वेश्चन। एक शब्द देखिए, लोक स्थान में लड़कर। अब लड़कर पर भी समस्या बनाता है। देखिए लड़कर का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से मारपीट होनी आवश्यक है। अब देखिए क्या पूछा गया था कि एक रेलवे स्टेशन है, 2 पार्टी आपस में गाली गलौज और मने कह सकते हैं कर रही हैं, लेकिन लड़ाई नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, तो क्या दंगा माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा, क्योंकि दंगा के लिए दोनों पक्षकारों के बीच क्या होनी चाहिए, खूब गाली दीजिए, खूब आपका ताव में आ जाइए, आओ तो आओ, तो हम देख लेंगे, तो हम देख लेंगे, तो दंगा माना जाएगा कि नहीं? और पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं घर में, तब भी दंगा नहीं, ये नहीं कि मार दीजिएगा, क्योंकि दंगा कहाँ होगा, पब्लिक प्लेस। लड़ाई जरूरी है, और केवल लड़ाई ही नहीं, लोक शांति उस लोक स्थान की क्या हुई हो भंग। तो दंगा के आवश्यकता तो जो आप बना लीजिए आप लोग एक लाइन, कम से कम कितने व्यक्ति क्या किए हो आपस में,
कहाँ किए हो? लोक स्थान। और लोक शांति क्या हुई हो? अगर लोग अब 4 ये ऑप्शन है और उपर्युक्त सभी मारकर आ जाएगा। तो दंगा प्राइवेट स्थान पर नहीं हो सकता, लड़ाई होनी आवश्यक है, सतर्क रहिएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन गलत होगा। जो समस्या बनाई गई कि खूब गाली गलौज किए लेकिन मारपीट नहीं, तो दंगा न करा दीजिएगा। और दंगे के लिए दंड आपका 160 में है, तो जो कोई दंगा करेगा वह दंड जरूर याद करके जाइए। यूपी तो कई बार पूछा है, 1 मास तक का कारावास या जुर्माना 100 रुपया या दोनों। भले लिख लीजिए अलग से या बेरक पर चिन्ह लगा दीजिए। कितना दंड? 1 मास तक का कारावास। अब इसमें देखिए यूपी में कैसे भरम आया है। सादा कारावास, कठोर कारावास, किसी भी भांत का कारावास, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखा है? किसी भांति मतलब चाहे सादा या कठोर। किसी भी भांति का मतलब चाहे सादा या कठोर, ये भी दिया यूपी में। तो सादा कठोर, तो याद रखिए कितना दिन के लिए सजा अधिकतम? 1 मास और जुर्माना अधिकतम 100 रुपया। इस प्रकार ये चैप्टर भी निपट गया। अब अगला चैप्टर आइए भाई, अध्याय 16 निकालिए। आईपीसी पढ़े भी हैं लोग, कोई ये नहीं भाई। देखिए अध्याय 16 में आपका 299 से लेकर 310 तक कल पढ़ाया जाएगा। थोड़ा 2-3 केस अभी आदमी तबीयत थोड़ा डाउन होने के कारण भाई सुबह क्लास बंद था और खोज नहीं पाया, क्योंकि भाई तो ये कल हम पहले पीरियड में पढ़ा देंगे। 299 से लेकर 310, आपको 311 तक, 312 से पढ़ाया गया था 318 तक, अभी 10-12 दिन पहले पढ़ाया गया, जिसकी वीडियो भाई है। आपका 319 से हमें शुरू करना है। ये पढ़ाया गया था 10-12 दिन पहले, तो 319 से निकाल लीजिए और 319 से शुरू किया जाए। आपका प्रयास किया जाए कि आज ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कल तक आईपीसी और एविडेंस दोनों निपटा देने हर हाल में, मैं बता दूं। और उसके बाद संविधान आपका चलेगा। देखते हैं अगर आज निपट गया कुछ तो कल संविधान, क्योंकि संविधान भी एक बार पूरा रिवीजन और केस लोग बता रहे हैं, तो कम से कम 60-70 केस और सिद्धांत ये आपका बता दिया जाए। आईपीसी में भाई सिद्धांत भी बताया जा रहा है, साथ साथ केस भी, अलग से लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। एविडेंस में भी पढ़ाते समय आदमी केस ऐड करा दे रहा है। आइए 319 और आपका 319 से शुरू करिए भाई, इधर से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये आपका उपहत्य, उपहत्य मतलब चोट हुआ, चोट को कानून 2 भागों में बांटता है, एक साधारण चोट और दूसरा गंभीर चोट, यानी कि उपहत्य माने हर्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि उपहत्य की परिभाषा किस धारा में? तो 319 में दी गई है। किस धारा में? देखिए उपहत्य माने चोट क्या कहा गया? जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाएगा या कोई रोग कारित करेगा या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहत करता है, यह कहा जाता है। तो यहाँ आपका कोरोना पूछ सकता है कि एक आदमी यह जानता है कि हमें कोरोना हुआ है और जाकर दूसरे से मिलता है, हाथ मिलाता है कि इनको भी हो जाए, तो ऐसी दशा में उपहत का, उपहत माने केवल चोट ही नहीं, ये ना कि मार दिया 2 चाटा। उपहत का मतलब ये हुआ, व्यापक है, लोग पढ़ते नहीं है उतना ध्यान से, लेकिन शब्द देखिए थोड़ा आपका। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, यानी कि सुई चुभो दीजिए, चिकोटी काट दीजिए ये, या कोई रोग जैसे एड्स हो गया या कोरोना हो गया, और या अंग शैथिल, मार दीजिए शरीर पर कि अंग शैथिल हो जाए, माने कि जब जब पुरवा बहे क्या हो? दर्द हो। कहा जाता है ना कि जब जब पुरवैया बहेगी तब तक क्या होगा? तो पुलिस वाले करते हैं ज़्यादा ये।
वह उपहत कारित करता है, ये कहा जाता है। तो भाई कोरोना पर भी पूछ सकता है। अभी उदाहरण बताया, उदाहरण सतर्क रहिए बिहार में, क्योंकि एक दो क्वेश्चन। और करंटीन का नियम भी याद रखे, क्वारंटाइन का 271 कौन सी धारा। हाँ, ये तो रट कर जाइए, नए नए क्वेश्चन है, दो चार तो पूछेगा ही। हो सकता है कि कोई दिमागदार हो तो पूछ ले। उपहत भी पूछ सकता है कि आपका रोग कारित करना। और 2271 करंटीन के नियम का उल्लंघन, 14 दिन कहा गया कि घर में रहो, अब पूरा मित्रों के यहाँ घूम घूम के कोरोना बांटा। जैसे कौन फिल्मी स्टार थी भाई बांटी थी, कोई थी ना यहाँ लखनऊ में। हाँ देखिए, लोग याद किए हैं। आइए 320 आइए भाई। देखिए जब भी 319 पढ़िए एक साथ पढ़ा जाता है। देखिए मैं उसका उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन यूपीजे में आया है। उपहत पढ़िए तो सबसे पहले 319 के बाद आपका तुरंत 321 पढ़ना है, स्वेच्छा उपहत कारित करना। ये यूपीजे में आ चुका है, क्रम बना लीजिए तो सेक्शन ही पूछा जाता है। उपहत आपका 319 में परिभाषित है, स्वेच्छा उपहत कारित करना 321। एक जगह एकत्र कर लीजिए, यानी कि 319 पढ़ना है। फिर कौन सी धारा, 321 पढ़ना है, स्वेच्छा उपहत कारित करना, यानी कि जानबूझकर तुरंत कवर करना है कि स्वेच्छा शब्द आईपीसी में कहाँ परिभाषित है। ये भी यूपी में आ चुका है, किस धारा में, 39। किसमें, स्वेच्छा का मतलब कि आशय के साथ, ज्ञान के साथ, संभाव्य जानते हुए, विश्वास करने का कारण रखते हुए। अब 39 पर दृष्टांत यूपी में 2 बार बना है। और आपका फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार लोग गलत करके आ रहे हैं। ये 39 एक आपका लुटेरा है, और वह एक रात में घनी बस्ती में लोग सो रहे हैं और आग लगाता है ताकि लूट को सुकर बना लिया जाए। एक व्यक्ति मर जाता है, उसे अफसोस होता है कि हमारे आग लगाने से एक व्यक्ति मर गया। तो बताइए लुटेरे ने कौन सा अपराध किया, स्वेच्छा मृत्यु कारित किया कि नहीं किया। और कौन सी धारा में ये दृष्टांत है, 39। तो स्वेच्छा उपहत मतलब जानबूझकर, बस एक लाइन। तो उपहत कहाँ पर रटिए, धारा मिलाने के लिए आता है। उपहत कहाँ परिभाषित है, 319। स्वेच्छा उपहत कारित करना कहाँ परिभाषित है, 321। स्वेच्छा उपहत कारित करने के लिए दंड कहाँ है, 323। और घातक आयुध से स्वेच्छा उपहत कारित करना 324। 4 धारा एक साथ फिर बता दिया जाए। अब 323 आ जाइए। स्वेच्छा उपहत कारित करने के लिए कभी काल सजा पूछ लिया जाता है, तो सजा कितनी होगी, 1 वर्ष का कारावास या 1000 जुर्माना, या दोनों। अंडरलाइन कर लीजिए बेरक पर भाई, जहाँ लिखवाना होगा अलग से हम लिखवा देंगे। इसके बाद 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहत कारित करना। तो ऐसी दशा में 324 और दंड की मात्रा थोड़ा बढ़ जाएगी, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों। फिर लास्ट में एक बार रटवा दिया जाए भाई, सेक्शन इधर रटवाना जरूरी है। फिर बताइए आपका उपहत कहाँ परिभाषित है, 319। स्वेच्छा उपहत कारित करना 321। स्वेच्छा उपहत कारित करने के लिए दंड कौन सी धारा, 323। और स्वेच्छा उपहत घातक आयुध से किया जा रहा है, तब कौन सा, 324। इतना कम से कम याद रखिए। फिर अब दूसरा बताइए, यही उपहत आपका अगर चोट गंभीर है, सीरियस है, तो ये उपहत ही कन्वर्ट हो जाएगी घोर उपहत में। अर्थात पहला क्वेश्चन, प्रत्येक ग्रेवियस हर्ट, प्रत्येक गंभीर चोट या प्रत्येक आपका घोर उपहत उपहत ही होती है, लेकिन प्रत्येक उपहत घोर उपहत नहीं होती। क्यों,
क्योंकि अगर उपहति 8 खंडों में से किसी एक में आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, घोर उपहत। तो भाई 320 में घोर उपहत परिभाषित है, क्रम बना लीजिए धारा का। 322 में स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना परिभाषित है। 325 में स्वेच्छा घोर उपहत कारित करने के लिए दंड है। और 326 में आपका घातक आयुध से सज्जित होकर क्या करना, घोर उपहत। किससे करना, घातक आयुध से। फिर एक बार क्रम बनाइए सेक्शन का, तो क्योंकि इधर से गलत ज़्यादा लोग करके आते हैं। घोर उपहत कहाँ परिभाषित है, 320 स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना, 322 स्वेच्छा घोर उपहत कारित करने के लिए सजा, 325 और घातक आयुध से स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना, 326। भाई आप रटे रहिए। फिर बैक होइए 320 में, और तो दांत तो तोड़ दीजिए, इत्यादि हाथ तो तोड़ दीजिए। एक ही क्वेश्चन बनता है कि कितने दियासी मार मारा है, कि कितने दिन बिस्तर पर रहा है, सामान्य काम काज से मन विरत रहा है, तो वह उपहति घोर उपहति हो जाएगी। अब यूपीएससी में आया था 10 दिन, 15 दिन, कम से कम 20 दिन, 20 दिन। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि 20 दिन का नियम कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से। वही लिखिए, बैरक पर भी लिख सकते हैं कि 20 दिन जहाँ है, लास्ट खंड है भाई 320 का लास्ट खंड। बहुत अंदर जाकर पूछे तो आपका पूछ सकता है कौन सा, ये 20 दिन का नियम किस देश से लिया गया, इंग्लैंड ना मार दीजिए, जो नहीं जानता हो इंग्लैंड ही मार के आएगा, ये फ्रांस से लिया गया है। तो आइए अब भाई घोर उपहत पढ़ लीजिएगा, और पढ़ाना क्या, दांत हाथ पर तोड़ दीजिए। देखिए आपका 322 नहीं, आपका पढ़ना 326। देखिए दंड बस पूछा जाता है, वो बता दिया जाए। स्वेच्छा घोर उपहत कारित करने के लिए दंड 325 में है। दंड की मात्रा आपका 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। पूछ सकता है कितना, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। और 326 में चूंकि घातक आयुध से है तो दंड की मात्रा बढ़ेगी, कितना, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यानी कि 325 में 7 साल और 326 में 10 साल। अब आइए आपका 326 से 326 भी, इधर से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। लिखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सतर्क रहना है। 326A, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना। एसिड अटैक का इसमें जोड़ा गया, एसिड अटैक। अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना कहाँ दंडनीय है, तो आपका जवाब रहेगा 326A में। देखिए यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन भाई बनता है। पहला ये बनता है कि ये धारा कब जोड़ी गई, तो यह धारा 2013 में जोड़ी गई। पहला क्वेश्चन बैरक पर भी लिख सकते हैं, कब जोड़ी गई, 2013 में। आपका किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई, तो कल एविडेंस में बताया गया था, किस समिति, जेएस वर्मा समिति। कब से लागू हुआ, 2013 का, कल ही एविडेंस में 146 का परंतु बताया गया था। कब लागू हुआ, 3 फरवरी 2013। ये आप फिल्म भी बनी है, आपका छपाक फिल्म बनी है, उसको भी आप देख सकते हैं, और लोग देखते भी हैं। काफ़ी टैक्स फ्री की गई थी यूपी में तमाम, कि लोग देखें। आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका एसिड बिक्री पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन ये कहा कि 18 और आई कार्ड लीजिए और 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को ही एसिड बेचिए। वो अलग बात है कि आपका गाइडलाइंस का उल्लंघन ही होता है, तमाम गाइडलाइंस जारी किया है तो अलग बात है। लेकिन एसिड अटैक करते थे लोग, और एसिड अटैक में केवल आपका घोर उपहत में आता था, और अभियुक्त आपका कह सकते हैं कि 7 साल
या 10 साल वाला सजा था और अभियुक्त ज़्यादातर कम सजा पाते थे, तो जो लड़की थी उसने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और मांग की गई कि हजूर इसमें एसिड पीड़िता को मुआवजा दिया जाए और कानून में बदलाव की मांग की गई। तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो दंड बढ़ा नहीं सकता, तो कमेटी बनी तो उसने रिकमेंड किया कि एसिड अटैक के मामले में आपका पहला नियम कि जितना इलाज में लगेगा वो कौन देगा, अभियुक्त, और जुर्माना जो लगेगा वो पीड़ित को किस रूप में दिया जाएगा, प्रतिकर। और तीसरा, दंड की मात्रा बढ़ा दी गई, जो 7 साल मिलता था अब देखिए बैरेट की भाषा, सामान्य बातें हो गई। देखिए भाई 326 से और भी में कभी काल हल्का सा अंतर पूछा जाता है। ये देखिए पहले, जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर या उसे अम्ल देकर, फेंक कर का मतलब कि भाई शरीर पर फेंक कर, और देकर मतलब कि पिलाकर, या किन्हीं अन्य साधनों का ऐसे कारित करने का आशय या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह ऐसी क्षति या उपहत कारित करे, प्रयोग करके अस्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है, यानी कि अब आंशिक भी आ गया है, आंशिक नुकसान कारित करता है या अंग विकार करता है या जलाता है, विकलांग बनाता है, विद्रूपित कर देता है चेहरा ओरा, या निशक्त बनाता है या घोर उपहत कारित करता है, यानी कि 320 वाला, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो अधिकतम कितना हो सकेगा, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा, दंड कम से कम अब 10 साल और अधिकतम, इसको लिख लीजिए या अंडरलाइन करिए बैरेट पर, कम से कम अब दंड मिलेगा 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना। अगला लाइन अभी बचा है, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सकीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्त होगा, यानी कि जुर्माना इतना लगाइए कि पीड़ित अच्छे से अपना क्या कर सके, उपचार। अंतिम देखिए, परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। देखिए एसिड अटैक महिलाओं पर भी हो सकता है, पुरुष पर, ये धारा दोनों के लिए, नहीं कि केवल महिला मार दीजिएगा, दोनों के लिए है। और जो जुर्माना लगेगा वह राजकोष में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, पीड़ित को किस रूप में दिलवाया जाएगा, प्रतिकर के रूप में। तो कम से कम दंड याद रखिएगा, यहाँ चांस है पूछने का 10 साल, अधिकतम आजीवन कारावास, और जुर्माना भी याद रखिए। अब आइए 326, हाँ एक और इसमें कोरिलेट करना है भाई, उसको कोरिलेट करिए। तो आईपीसी की धारा 100 का 7वां खंड जोड़ा गया है, उसको कोरिलेट कर लीजिए। 326 से कोरिलेट कर लीजिए। आईपीसी की धारा, आपका आईपीसी की धारा 100 का 7वां खंड जोड़ा गया है 100 में, और एसिड अटैक में भी अब क्या किया जा सकता है, मृत्यु तक कारित की जा सकती है। भाई जोड़े रहिए, यहाँ से भी आपका, यहाँ से भी चांस है पूछने का। 100 का कौन सा खंड, 7। अगला देखिए 326 भी, स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। जो कोई किसी व्यक्ति को अस्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग करने इत्यादि के आशय से अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है, तो वह दंड का भागी होगा, और दंड की अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष से कम नहीं होगी, और अधिकतम कितना, 7 साल। कम से कम 5 और अधिकतम कितना,
अब देखिए, चूंकि आपराधिक प्रयत्न 511 में दंडनीय है, लेकिन आपका अगर मामला 326 बी में आ जाए तो 511 लागू नहीं होगी। कौन लागू होगी? 326 बी। क्यों? क्योंकि अलग से इस अपराध के प्रयत्न को क्या बना दिया गया है? दंडनीय। ये भी सतर्क रहना है। जैसे एमपी का मॉडल एक बार बता दिया जाए। आईपीसी की धारा 511 कब लागू नहीं होगी? ये आपका समस्या है। जब अपराध आईपीसी की 309 का हो तब भी लागू नहीं, जब अपराध आपका 307 का हो तब भी लागू नहीं, और दे देगा 326 बी का हो उपर्युक्त सभी। तो 511 उपर्युक्त सभी में लागू नहीं होगी, क्योंकि प्रयत्न को क्या किया गया? अलग से दंडनीय बना दिया गया है। 308 हुआ, लूट का प्रयत्न हुआ, आपका डकैती का, उसमें लागू नहीं। इसके बाद देखिए आपका भाई 327 छोड़ दीजिए, आपका 327 नहीं, 337 छोड़ दीजिए, 328, 329 भी छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछा जाता। 330, 331, 332, 333, यहाँ दो धाराएं ज़्यादा पूछी गई हैं, 330 और 331, और 330 से दृष्टांत भी पूछा गया है। लिखिए 330 भाई। एक लाइन लिखिए, दृष्टांत भी हम बताएंगे। संस्वीकृति उद्यापित करने संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहतिकारित करना। स्वेच्छा उपहतिकारित करना। देखिए, यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। दृष्टांत सतर्क रहना है, पहले कन्फेशन देख लिया जाए और तब संपत्ति की रिकवरी, तब और बातें देखिए। एक सेकंड भाई, तो बैटरी चेंज किया जाए। देखिए, इधर से भाई आपका क्वेश्चन ज्यादा बनता है। 330 और 331, झारखंड और खंड तो हमेशा इस तरह क्वेश्चन बनाता रहता है। यूपी में भी कई बार समस्यात्मक मेंस में भी क्वेश्चन बना है, और प्री में भी आपका पूरा चांस रहता है। 330 और 331, कम से कम दो धारा इधर याद करना है। 330 में ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को उपहतकारित करता है, यानी कि आपका साधारण चोट पहुंचाता है, और इसलिए पहुंचाता है कि यह अपना अपराध स्वीकार कर ले या कन्फेस कर ले, तो ऐसा उपहत पहुंचाने वाला व्यक्ति दंड का भागी होगा। या संपत्ति का प्रत्यावर्तन मैंने रिकवरी, तो बताइए एविडेंस की किस धारा में रिकवरी है? 26 की 27, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 27। यानी कि एक पुलिस वाला है और अभियुक्त को पीटता है ताकि वह बके या कहे कि कहाँ वह संपत्ति छुपाया है, तो ऐसा पुलिस वाला दंड का भागी होगा। उपहत करे तो 330 और घोर उपहत करे तो 331।
तो संस्कृति कराने के लिए या संपत्ति के रिकवरी के लिए अगर उपहत कारित की जाती है तो ऐसा व्यक्ति सजा का हकदार होगा। किस धारा में? 330। और एक लाइन जोड़ लीजिएगा, घोर उपहत 320 वाला किया जाता है तो एक धारा आगे बढ़ जाएगा, कौन? 331। दृष्टांत जरूर याद रखिएगा भाई, दंड तो नहीं पूछा जाता। देखिए, को एक पुलिस अफसर यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है, उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। यातना माने टार्चर करता है, मारता है, पीटता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी की धारा के तहत दंडनीय होगा? 330। दूसरा दृष्टांत, को एक पुलिस अफसर यह बतलाने को कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी गई है, उत्प्रेरित करने के लिए ख को यातना देता है, तो पहला कन्फेशन का उदाहरण, दूसरा किसका? रिकवरी का। तीसरा देखिए, को एक राजस्व अफसर राजस्व की वह बकाया जो यह धारा शोध्य माने देने लायक हो गया है, शोध्य मतलब क्या? परिपक्व हो गया है, देने लायक, शोध्य देने को यह को विवश करने के लिए उसे यातना देता है, तो राजस्व अफसर ने इस धारा के तहत अपराध किया। चौथा, को एक जमींदार भाटक देने के लिए माने किराया देने के लिए विवश करने के लिए अपने एक रैयत को यातना देता है, तो जमींदार ने भी इस धारा का क्या किया? अपराध। केवल पुलिस नहीं, आपका इसमें सब समाहित है, चाहे प्राइवेट व्यक्ति या सरकारी। लेकिन ज़्यादातर जरूर याद रखें, 4 दृष्टांत बताया गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा चांस रहता है। सजा बता दिया जाए, सजा आपका कितना मिलेगी? तो सजा आपका 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 331 बस एक लाइन अंतर है, अगर यही 330 वाला ही काम करने के लिए क्या किया गया हो, हर्ट की ग्रेवियस हर्ट, यानी कि 319 वाला नहीं, कौन वाला? तो दंड की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। देखिए कितना बढ़ जाएगी, तो दंड की मात्रा हो जाएगी आपका 331 में माने 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। हर हाल में इसको दोनों धाराएं याद रखिए, दृष्टांत याद करके जाइएगा, मेंस में तो ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आपका फिर 2-3 धाराएं छोड़ दीजिए, इधर जो आपका पूछा जाता है, इधर अब 339 आ जाता है। इधर से भाई देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन चांस कम रहता है। अब 1% लेकर हम नहीं पढ़ा सकते, एक बार यूपी ने बना दिया है, लेकिन उतना भाई 339। देखिए रेस्ट ले लीजिए भाई, एविडेंस चला जाए, थोड़ा दिक्कत आ रही है, ब्रेक लेना पड़ेगा आपका, तो एविडेंस ही चला जाए ज़्यादातर। इसको कल और पढ़ाया जाएगा 339 से, थोड़ा 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, कल इसको पढ़ा दिया जाएगा ज़्यादा।